हेलो मेरे भाई। तो फाइनली Next.js 14 आ गया है। तो Next.js 14 में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं। तो जो इनका पहला फीचर्स है वो टर्बो पैक है, जो दूसरा है वो सर्वर एक्शन है, और उसके बाद में फिर पार्शियल प्री रेंडरिंग है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये बता रहे हैं टर्बो पैक के बारे में कि टर्बो पैक होता क्या है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे हम क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं तो उसको शुरू करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, npm स्टार्ट, ठीक। और उसको शुरू करने में कितना टाइम लगता है, मीन्स एक उस फाइल को क्रिएट रिएक्ट ऐप वाली फाइल को रन होने में कितना टाइम लगता है। लगभग 2 से 3 मिनट, 1 मिनट भी लग सकते हैं अगर से पीसी फास्ट हो। और मेरे पीसी में भाई तो 5 मिनट लग जाते हैं, ठीक। तो हाँ, तो फिर Next.js को भी शुरू करने के लिए npm run dev लिखते हैं, और npm स्टार्ट से भी चालू हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन npm run dev में ये लोग क्या कह रहे हैं कि यदि आप जो नेक्स्ट डेव लिखा है, यदि उसको नेक्स्ट डेव टर्बो से शुरू किया जाए तो वो बहुत फास्ट है। लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं कि अभी हम टर्बो पे मूव नहीं किए हैं, जो टर्बो पैक है वो भी स्टेबल वर्जन में नहीं है। जब वो 100% टेस्ट पास कर लेगा तो हम टर्बो पैक में मूव कर जाएंगे। तो फिर भी हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कि कितना फास्ट है। ये अपने VS कोड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने Next.js को पहले से इंस्टॉल करके रखा है, ठीक। तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अभी हम package.json में जाते हैं तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे Next.js का जो वर्जन है वो 14 है, ठीक। और यहाँ पे ऊपर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है शुरू करने के लिए, Next.js को स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पर एक तो स्टार्ट है और जो दूसरा है वो डेव करके है, ठीक। तो भी हम Next.js को शुरू करते हैं, फिर देखते हैं टाइम कितना लगता है। npm run dev, हमने अपने टर्मिनल में npm run dev लिखा है, इसको शुरू करते हैं। हमने इंटर टाइप कर दिया, अभी ये चालू हो गया। यहाँ पर आप वर्जन देखेंगे तो Next.js 14 लिखा है। हमने एक पहले से फाइल इंस्टॉल करके रखी हुई है .env करके, क्योंकि ये अभी हमें आगे काम लगेगी। अभी ये देखेंगे आपकी रेडी हो गया है 6.3 सेकंड में, 6.3 सेकंड में चालू हो गया है, ओके। तो अभी हम इसको Ctrl+C करके कट करते हैं, और हम यहाँ पे जो यहाँ पर नेक्स्ट डेव लिखा है इसकी जगह पर हम लिखते हैं टर्बो, ओके। अभी हम फिर से इसको चालू करके देखते हैं। हमने फिर से इसको स्टार्ट किया है। अभी इसकी टाइमिंग देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है। ये देखिए 2 सेकंड में, शुरू में कितना सेकंड लग रहा था, 6 सेकंड, अभी कितना लग रहा है 2 सेकंड, 4 सेकंड का अंतर है। तो ये था इनका टर्बो वाला फीचर्स, ठीक। तो अभी हम और देखते हैं कि इनका दूसरा फीचर्स क्या है। इनका जो दूसरा फीचर्स है वो फॉर्म्स एंड म्यूटेशन करके है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें रिएक्ट में जो जिस तरीके से API बनाते थे, जिस तरीके से सर्वर के पास में राउट बनता था, फिर उसके बाद में कंट्रोलर में जाकर डेटाबेस से कनेक्ट होता था, वो सब हम पहले सीखते हैं, ठीक, समझते हैं कि कैसे होता था। फिर इसके बाद में इस वाले एक्शन पे आते हैं। तो अभी हमें उसके लिए एक पुराना रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक पुराना प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो गया है, ठीक। तो नीचे सर्वर वाली फाइल बनी है, ऊपर क्लाइंट वाली फाइल बनी है। ये फ्रंट एंड है, इसमें रिएक्ट इंस्टॉल है और इसमें Node.js है, ठीक। यहाँ पर आप SRC में जाकर देखेंगे तो हमने सर्विस के अंदर API बनाई हुई है। और यदि आप कंपोनेंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमने लॉगिन के लिए लॉगिन वाला फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक। अभी हमें लॉगिन करना रहता है तो यहाँ से हम पहले फ्रंट एंड की जो API बनी है यहाँ से उस API को कॉल करते हैं। यहाँ पे ये जो फाइल देख रहे हैं लॉगिन डायलॉग, इसमें यदि आप मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ नीचे, हाँ, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ऑथेंटिकेट, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ऑथेंटिकेट साइन अप, ठीक। ये API को कॉल कर रहा है। अभी हम यदि इस पर क्लिक करते हैं तो ये API वाले पे गया, ठीक। यहाँ पर API में आप देखेंगे तो बैकएंड का URL है, यहाँ पर हम साइन अप में अपना डेटा भेज रहे हैं, ठीक। अभी ये जाकर बैकएंड को हिट करेगा
तो यहाँ ये सर्वर में बैकएंड में जाएगा, यहाँ से हमारा सर्वर चालू है। ओके, फिर उसके बाद में सर्वर के बाद में ये राउट्स में जाएगा, साइनअप में यहाँ पे आएगा। अब ये यूजर साइनअप में कंट्रोलर को कॉल करेगा। ठीक, यूजर साइनअप पे हम क्लिक करते हैं तो ये हम कंट्रोलर पर पहुँच गए हैं। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, स्कीमा के साथ में कोलैबोरेट करके फिर डेटाबेस में डेटा को सेव करेगा। ठीक, तो टोटल कितनी फाइल हो गई, अभी हमारी यहाँ से एक फाइल शायद गायब हो गई, एपीआई वाली फाइल, हम इसको भी ओपन कर ले रहे हैं। तो टोटल इतने फाइल लगभग बनी है। स्कीमा वाली फाइल को भी हम स्किप कर रहे हैं। ठीक, तो एक था हमारा लॉगिन वाला फोल्डर, लॉगिन वाला कंपोनेंट था जिसमें हमारे फॉर्म बने हुए हैं। ठीक, और जो दूसरा था फ्रंट एंड में ही एपीआई वाली थी। फिर एपीआई के बाद में इंडेक्स वाली भी फाइल चली गई। हाँ, फिर एपीआई के बाद में क्या होता है कि ये सर्वर पे जाएगा। सर्वर हमारा किस में रन हो रहा है, इंडेक्स फाइल में। फिर इंडेक्स के बाद में ये राउट में जाएगा। ठीक, राउट के बाद में ये यूजर कंट्रोलर को कॉल करेगा। ओके, तो टोटल कितनी फाइल हो गई, 5 फाइल हो गई, 5 फोल्डर हुए ना। तो अभी Next.js ने क्या किया था, 9 वर्जन में इन्होंने क्या किया कि ये जो सर्वर स्टार्ट हो रहा है इसको इन्होंने कहा कि भाई सर्वर को कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने सर्वर को हटा दिया। फिर जो राउट्स बन रहे हैं इन्होंने कहा हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने राउट्स को भी हटा दिया। अभी क्या बचा, 3 फाइल बची है, एक फॉर्म वाला फाइल, दूसरा एपीआई वाली फाइल और तीसरा कंट्रोलर वाली फाइल। अब इन लोगों ने क्या किया, एक काम और किया कि एपीआई में ही कंट्रोलर को ला दिया। यानी जो यहाँ पे अब ये जो पूरा बीच में आप फंक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे इनका कंट्रोलर बनेगा। ओके, तो इन्होंने कंट्रोलर को भी हटाकर एपीआई में ही डाल दिया। अब कितनी फाइल बची, 2 फाइल। ठीक, तो ये शायद Next.js आई थिंक 9 वर्जन के बाद में एपीआई वाला कॉन्सेप्ट आया था उनमें। ओके, तो अभी हम पुराना Next.js का वर्जन जो है वो ओपन करके देखते हैं। ठीक, तो उसके लिए ये टेस्ट वाली फाइल है, तो ओपन करते हैं, 1 मिनट। तो ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है Next.js का, मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐप फोल्डर है, फिर कंटेक्स्ट फोल्डर है, फिर नीचे मैंने सर्वर फोल्डर बनाया था। तो ये Next.js था, इसका आप वर्जन देखेंगे तो ये 13.4 है। ये रहा वर्जन। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो पहले फोल्डर स्ट्रक्चर था क्या था कि ऐप है, अगर आपको एपीआई कॉल करनी है तो ऐप के ही अंदर एपीआई फोल्डर बनाना पड़ेगा। अभी आपको करना क्या है, अपडेट करना है कि रजिस्ट्रेशन कराना है, तो फोल्डर का नेम तो कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन आप जो भी फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर route.js फाइल होनी ही चाहिए। ठीक, अभी यहाँ पर अपडेट वाले पे क्लिक करके देखेंगे तो route.js फाइल बनी हमारी ना, यहाँ से अपडेट होगा। अगर हमें कोई दूसरा राउट कॉल करना है जैसे लॉगिन वाला, तो ये राउट यहाँ पर आप देखेंगे ये कनेक्शन शुरू में कॉल हो रहा है, MongoDB से कनेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद में ये पोस्ट हो रहा है, पोस्ट में उसके बाद में बॉडी गेट हो रही है, उसके बाद में ये डेटाबेस के साथ में स्कीमा के साथ में कोलैबोरेट होकर डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कितनी फाइल बनी है, यहाँ पर 2 ही फाइल आप देखेंगे। यदि मैं आपको दिखाऊँ तो एक ये लॉगिन वाला फोल्डर हो गया और दूसरा ये राउट्स। तो ये पुराना Next.js था। ठीक, अभी इन लोगों ने क्या किया है, अभी मैं आपको, ठीक, हाँ, तो ये लोग इसी में यही बता रहे हैं कि पहले इस तरीके से होती थी, एपीआई डायरेक्टरी होती थी, उसमें एपीआई बनते थे, उसी में ही सारा खेल होता था एपीआई में ही कि स्कीमा के साथ में कोलैबोरेट होकर डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्म का डेटा है इन लोगों का। अभी कह रहे हैं कि सर्वर एक्शन में अब आपको जो ऊपर 2 फाइल दिख रही हैं, अब वो 2 फाइल एक हो जाएंगी। कैसे, ये लोग कह रहे हैं कि आपको कुछ इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करना है। अब जो फंक्शन आप यहाँ पे क्रिएट डाटा इन्होंने बनाया, फिर उसके अंदर इन्होंने यूज सर्वर लिख दिया है। ठीक, ये कह रहे हैं कि आपको सर्वर वाला काम करना भैया, तो आपको यूज सर्वर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो क्रिएट आइटम है ये स्कीमा है, यहाँ पर इन्होंने इंपोर्ट करके नहीं बताया, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ओके, तो ये फॉर्म है, ये बटन टाइप सबमिट है। अभी हम इसको आपको करके दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ।
ओके, तो अभी हम फिर से अपने प्रोजेक्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने ENB फाइल पहले से बना कर रखी हुई है क्योंकि मैं उसे आपको दिखा नहीं सकता हूँ। ओके, ENB फाइल में बेसिकली आपका पासवर्ड रहता है, यूजर नेम रहता है, डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए। ओके, MongoDB में लगता ना URL, उसके URL के अंदर पासवर्ड रहता है, यूजर नेम रहता है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे हमने एक रजिस्टर वाला फोल्डर बनाया है। अभी ऐप के अंदर रजिस्टर लिखने से राउट बन गया है। ओके, आपको Next.js की इतनी नॉलेज होनी चाहिए। मैं पढ़ाने वाला तो हूँ नहीं, अभी बस बता रहा हूँ। तो जैसे वो लोग अपने ब्लॉग में दिखा रहे हैं, हम ठीक उसी तरह से ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म वाला कंपोनेंट बनाया बेसिकली रजिस्टर नाम से। ओके, तो अभी हम ये सर्वर हमारा चल रहा है, इसको हम ओपन करते हैं ब्राउज़र में। तो लोकल होस्ट Next.js फाइल रन हो रही है, तो अभी ये ओपन हो रहा है। तब तक मैं आपको दिखा दूँ, ये सर्वर वाला फोल्डर हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया है, कनेक्शन कर रहा हूँ MongoDB डेटाबेस के साथ में। ये फंक्शन बनाया है जिससे ये MongoDB डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा मैंने मॉडल बनाया है। यूजर मॉडल में मैंने केवल 2 ही फील्ड लिया है, ईमेल और दूसरा जो है पासवर्ड। ओके, तो बेसिकली कितनी फाइल बनाई मैंने? 3 फाइल बनाई है। 3 फाइल में ये स्कीमा वाला फाइल अभी हम गिन नहीं रहे हैं। ओके, स्कीमा वाले फाइल को साइड करते हैं, स्कीमा तो होगा ही होगा। ओके, तो ये हो गया डेटाबेस वाली फाइल और ये हो गया रजिस्टर वाली फाइल। तो अभी हमने 3 फाइल ओपन की है। तो 3 फाइल में एक फाइल तो कनेक्शन है, डेटाबेस के साथ में कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद में यूजर मॉडल है, स्कीमा है। ठीक, अभी जो सारा खेल हो रहा है बस केवल एक ही फाइल में हो रहा है, वो रजिस्टर वाले फाइल में। अभी मैं आपको, ये ओपन हो गया है, तो यहाँ से अभी हम रजिस्टर वाले राउट पे गए, तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर वाला कंपोनेंट ओपन हो गया। ठीक, अभी ये ऐसे क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें CSS है ऑलरेडी। CSS यहाँ पे बनी बनाई रहती है global.css में, वो सब मैंने मिटाया नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर 2 फोल्डर है बेसिकली, आपको दिख नहीं रहे हैं। तो एक में ईमेल है, दूसरे में पासवर्ड है, फिर उसके बाद में सबमिट करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से बनाया, मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ क्या हो रहा है। नीचे आप देखेंगे तो फॉर्म मैंने बनाया है, फॉर्म के अंदर एक्शन क्रिएट किया हूँ। ठीक, अब जो यहाँ पे क्रिएट लिखा हूँ, ये यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर, तो कॉल कर रहा हूँ। ये पेज के नीचे, ये पेज तो पूरा एक फंक्शन हो गया, उसके नीचे ये जो क्रिएट हुआ ये दोनों सेम होने चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में यदि आपको सर्वर वाला काम करना है तो फंक्शन में सबसे पहले आपको यूज सर्वर लिखना है। फिर उसके बाद में फॉर्म डेटा में ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट है, तो इस तरीके से लिखना पड़ा, नहीं तो अभी रेड हो जाता। ओके, तो यहाँ से हम ईमेल गेट कर रहे हैं, पासवर्ड गेट कर रहे हैं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिकली ईमेल पासवर्ड गेट करने का है। फिर उसके बाद में हम डेटाबेस के साथ में ये कनेक्शन कर रहे हैं। ओके, और ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में जो लिखते हैं ना, ये यहाँ से ये 2 फाइल है। ठीक, ईमेल आया, पासवर्ड आया, हमने यूजर मॉडल में उसको पास कर दिया। ये देखेंगे यूजर मॉडल में हमने एक्सपोर्ट यूजर से किया है ना, ऐसे ही करते थे हम। तो यहाँ से हमने ये कर दिया है, ईमेल एंड पासवर्ड पास किया, फिर उसके बाद में सेव कर दिया हूँ, न्यू यूजर को कॉल कर लिया हूँ। अभी कुछ एरर दिख रहा है, तो देखते हैं क्या एरर है। हाँ, अभी सही चल रहा है। ओके, तो बस अभी आप यहाँ पर देखेंगे केवल मैंने एक ही फाइल बनाई, कोई API नहीं, कोई कंट्रोलर नहीं, कोई राउट नहीं, कोई सर्वर नहीं। ओके, तो अभी हम यहाँ से डेटा को सेव करके दिखाते हैं आपको कि क्या रियलिटी में MongoDB में डेटाबेस में सेव हो रहा है कि नहीं। तो अभी हम पहले MongoDB वाला, तो अभी हम यहाँ पर कोई ईमेल आईडी फिल करके देखते हैं। जैसे मैंने फिल कर दिया AM, फिर @gmail.com एंड पासवर्ड में मैं AM ही फिल कर देता हूँ। अभी सबमिट करता हूँ, तो मैंने सबमिट कर दिया।
अब टर्मिनल पर देखते हैं क्या हुआ। MongoDB कनेक्ट हो गया, फाइनली ये डेटाबेस में डेटा सेव भी हो गया। अभी मैं आपको MongoDB दिखाता हूँ अपना, तो रिफ्रेश करते हैं इसको। तो या रिफ्रेश करने के बाद में आप यहाँ पर डेटा देखेंगे तो डेटा ऑलरेडी सेव हो गया है। तो न्यू यूजर्स कलेक्शन में अभी मैं आपको कलेक्शन भी दिखा दूँ। तो ये न्यू यूजर्स कलेक्शन है, मैंने बाद में चेंज कर दिया था। तो फाइनली एक फाइल से हम पूरा काम कर ले रहे हैं, ना हमें API बनाने की ज़रूरत है, ना हमें सर्वर बनाने की ज़रूरत है, ना हमें राउट्स बनाने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने ये फीचर्स भी देख लिया, तो ये पूरा समझ लिया कि कैसे क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने कैशिंग, रीवैलिडेटिंग, कुकीज़ और भी बहुत सारे फीचर दिए। यूज फॉर्म स्टेटस से हम फॉर्म का स्टेटस निकाल सकते हैं, मीन्स कि जब भी हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो पेंडिंग में आए कि सक्सेस में आए, तो इससे हम यूज फॉर्म स्टेटस से डेटा निकाल सकते हैं। मेटा डेटा इम्प्रूवमेंट्स है, तो अभी आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपको ब्राउज़र पे जाना है, सर्च करना है Next.js 14, आपको दिख जाएगा। जो सबसे पहले लिंक होगी ब्लॉग वाली, उसको क्लिक करके आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर ये रहा पूरा वीडियो। इसमें हमने देखा कि सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं, राउट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, API बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कंट्रोलर को फ्रंट एंड में ही इंपोर्ट करके सारा काम कर लीजिए। तो बैक एंड वालों की जॉब कहाँ गई? और रिएक्ट वाले भैया, आपका क्या हाल चाल है?